दे सकते हैं आंसर में। हाँ, अच्छा है वी वर आशिक। डिस्कसिंग अबाउट द, मानसी, यस आशिक, यू कैन स्टार्ट, कंटिन्यू। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द माइनिंग, and we were here कि mining exploration are more job incentive than traditional manufacturing and agriculture. It is 13 times more job giving than agriculture and 6 times more than manufacturing. It can be written by प्रेरणा। और लो स्किल पीपल इसको भी यूज कर सकते हैं, मनरेगा को भी यूज कर सकते हैं इसमें। और अभी बताया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। और हर बार माइनिंग को नेशनलाइज नहीं कर सकते। जैसे यूरेनियम में हो जाता है, एनपीसीआई करता है, फिर लिथियम में करते हैं, तो हमेशा डिमांड होता है कि हम इसको नेशनलाइज कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट कर सकते हैं इसमें। ऐसे कैप्टिव माइनिंग जिसको बोलते हैं अभी, हम्म। जो कोल सेक्टर में, वैसे ही हर एक के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डीप सी माइनिंग के बारे में पढ़े थे। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं इसमें, कैपिटल डिप्लॉयमेंट, और बाकी कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो फेमस है कोबाल्ट के लिए, चिली कॉपर, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, अफगानिस्तान में भी लिथियम है पाया जाता है। तो हर एक कंट्रीज में भी आप जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन कोई अगर बताओ जो क्रिटिकल मिनरल में काम कर रहे हैं इंडिया का, फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स अराउंड द ग्लोब। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया एक तो आशिक। क्रिटिकल मिनरल वहां से जो से सब में करता है वो तो ओवरऑल है, सिर्फ क्रिटिकल। काबिल। ठीक है, काबिल। हम्म, एक बार उसका पढ़ के, अब सर्च करके उसका फुल कौन से फॉर्म पढ़ दो एक सेक्टर, बार। कौन से सेक्टर में? वो ही क्रिटिकल मिनरल में कि जो भी कहीं मिल रहा है ना उसमें सारे, एक्सप्लोरेशन करने ठीक है। के लिए। ठीक है, एक मिनट, आई विल सर्च फॉर इट। So this is under Ministry of Mines. काबिल जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इज द फुल फॉर्म। हाँ। जॉइंट वेंचर कंपनी है नाल्को की, एचसीएल और एमईसीएल की। सो 2019 से इट इज बीन वर्किंग इन दी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स और उनके कमर्शियल यूसेज में इन ओवरसीज लोकेशंस फॉर सप्लाई इन इंडिया। सो दिस इज स्पेसिफिकली वर्किंग इन lithium and cobalt mining in countries like काबिल। Australia और अर्जेंटीना में। हम्म। Then coming to the next article, 2+2 dialogue between India and Australia. The various topic we will discuss: Israel, Hamas, Chinese increasing belligerence in the Indo-Pacific, India diplomatic role with Canada, Russia, Ukraine. 2+2 dialogue, 2+2 will be talking about CCA, Global North-South Cooperation, critical minerals, clean energy, etc. Comprehensive strategic partnership. तो सबके कितने सा होता है ये हम लोग बात कर चुके थे। Supreme Court will hear TN Kerala pleas today on delay of by the governor's appeal bill, जो हमने डिस्कस किया था डिटेल में। Navy is playing an important role for in free Indo-Pacific, safe, secure sea, imperative, rule-based environment, rule-based international order are some of the keyword which we can use. साउथ चाइना सी में कौन कौन से आइलैंड है हमने बात किया था, स्पार्टली, स्कॉर्बरो, और दो तीन आइलैंड है। Why High Court have struck down Haryana's private sector job quota? तो हमने बात किया था 75, उन लोगों ने 2020 में हरियाणा ने पास किया था लॉ जिसमें दे हैव गिवन 75% रिजर्वेशन टू द प्राइवेट, इन प्राइवेट फॉर जॉब टू रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, कि सिर्फ हरियाणा पीपल के लिए होगा सिर्फ।
A government cannot discriminate against individuals simply because they do not belong to that state. High Court have said that. तो ये बिल लाया गया था, नाम भी इसका दिया हुआ है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, एंड हाई कोर्ट हैव फाउंड इट टू बी अ वॉल्यूटिव ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी उसमें होगा। तो 30,000 रुपये के नीचे, ये झारखंड में की है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, कि 30,000 के नीचे नौकरी जो होगा उसमें 75% रिजर्वेशन होगा लोकल्स के लिए। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी इसको बोलते हैं। लेकिन वो सन ऑफ सॉइल ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, लेकिन वो रिजर्वेशन है 1/3 और 2/3 इन कैडर अलॉटमेंट। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर मैंडेटरी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू, और रिजर्वेशन इज नॉट इन द प्राइवेट सेक्टर, पहली बात। तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड द आर्टिकल 16(4) के अंदर में, राइट टू इक्वालिटी के अंदर में बताया है कि इट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन विच इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। तो इसको इंटरप्रेट करके हरियाणा ने क्या किया कि जो पीपल फ्रॉम हरियाणा है उनके लिए रिजर्वेशन लाया। तो डोमिसाइल जो होगा वो हरियाणा का रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट। The court had ruled that state action amounted to exercising absolute control over a private employer, which is forbidden for public employment. तो जो डिफरेंसेस है बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, वो कोर्ट ने भी बोला यहाँ पर। With over 60% of the consumption requirement being met through import, which would rise further, India had reason to worry about the vegetable oil going the petroleum product way. तो एडिबल ऑयल इंपोर्ट का यहाँ बात हो रहा है। जो हम लोग का जो ऑयल इंपोर्ट है, जो फ्यूल का, वो तो होता ही 80% अराउंड है। तो ये 60% कंजम्पशन एडिबल ऑयल, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो इट इज अराउंड इंक्रीज फ्रॉम 11.6 टू 16.5 मिलियन टन्स अभी, अप्रोक्सीमेटली 1,38,000 करोड़। पहले 60,000 था, अभी 1,38,000 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, तो अगर $10 बिलियन था अभी, अभी जाके $16 बिलियन हो गया। तो ये डेटा को लिख सकते हैं, प्रेरणा लिख डाल देंगे। तो सेल्फ सफिशिएंसी पे क्वेश्चन उठता है इंडिया का, क्या आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो इंडिया ने 2-3 स्टेप लिया था, जो आप ही बताना मानसी। पहला तो मेरा स्टेप था कि एक नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जाए फॉर द पाम ऑयल प्रोडक्शन। हम्म। और दूसरा है कि जो इंडिया में जो पल्सेस पल्सेस नहीं, ऑयल प्रोडक्शन है, उसको डाइवर्सिफाई किया जाए फ्रॉम पाम ऑयल टू अदर ऑयल्स, जैसे कनोला हो गया या फिर सोयाबीन हो गया एक्सेट्रा। हम्म। हाँ, ये राइट नाउ अभी जो अगर लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, तो आपने लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करी कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, इवन जो एडिबल ऑयल्स मिशन भी है हमारे पास, डेडिकेटेड मिशन, तो सेल्फ रिलायंस में वी आर टेकिंग दीज मेजर्स। सो कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स भी आप मेंशन कर दो कि हमने क्या लिए हैं सो एज टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। शॉर्ट टर्म में बता दो मानसी आप। शॉर्ट टर्म में एक तो जो हमने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया वो डिस्काउंटेड प्राइस पे था, तो उसमें हमने नहीं ये मैसिवली हमारा फॉरेक्स रिजर्व उस, सेव किया है। उसमें क्रूड ऑयल नहीं है मानसी, ये बात हो रही है, ये बात हो रहा है सिर्फ और सारी सिर्फ एडिबल एडिबल ऑयल का। ऑयल नहीं, हाँ। फिर उस हम्म। कॉन्टेक्स्ट में तो हमने यही मेजर्स दिए हैं सेल्फ रिलायंस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे अगेन सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज ही हैं जिनका मोनोपोली है इन सप्लाइंग दी एडिबल ऑयल। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सनफ्लावर ऑयल कहाँ से लाते हैं, तो यूक्रेन एंड रशिया। और पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया। सोयाबीन ब्राजील और अर्जेंटीना के आसपास उसी से लेकर आते हैं। तो सैफलॉर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसम, ये सब भी है। लेकिन इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो मेजोरिटली जो किस में है, तो मस्टर्ड ऑयल है, जैसे हम लोग वो सरसों का तेल बोलते हैं, और सोयाबीन, ये हम्म। दो में। और नंबर 3 में कॉटन सीड एंड राइस ब्रांड।
इसमें हम जीएम क्रॉप्स का रोल भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हाँ जीएम मस्टर्ड का भी है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो हम इतना सारा इंपोर्ट कर रहे हैं सोयाबीन का, सनफ्लावर का, कमर्शियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन हो इंडिया के अंदर, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा ये कर सकते हैं कि जो R&D है, मतलब जोग्राफिकल लोकेशन स्पेसिफिक R&D प्रमोट कर सकते हैं, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद द हेल्प ऑफ ICARI एंड पूसा इंस्टीट्यूट, जो बेटर क्वालिटी ऑफ ऑयल सीड्स, better inputs of climate, and pre-harvest and post-harvest mechanization specialized for these cultivation can be brought at the doorstep of the farmers. So it will help to reduce the import dependency of these oils. हम्म। तो इसमें एक और दो एरियाज हैं आप बात कर रहे हैं, एक उन्होंने बताया जीएम क्रॉप हो गया, और लेकिन उसमें एक इशू होता है हर्बिसाइड एप्लीकेशन कितना हो, वो भी अभी स्टडी नहीं किया गया है। तो एक इसमें चैलेंजेस है। सेकंड है कि जो एमएसपी दिया जाता है राइस एंड व्हीट के लिए, तो कुछ एमएसपी ज़्यादा बढ़ाया जाए इसके लिए, ऑयल 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 सीड के लिए। तो ये कैसे तभी जाकर बिहेवियर चेंज ला सकते हैं, नहीं, और उसी इसको इंडिया इंसेंटिव के दे अंदर सकते जो MSP है वो बेसिकली इन चीजों के लिए नहीं, आई थिंक। हाँ, तो वो MSP बोल रहे हैं मतलब कि इनके लिए ट्वेंटी। अगर इंट्रोड्यूस हो हैं। जाए। एमएसपी कैसे नहीं है ऑयल सीड के लिए? एमएसपी नहीं है ऑयल सीड के लिए इंडिया है, में। बट हाँ, अगर अगेन डाइवर्सिफाइड हाँ एडिबल ऑयल ऑयल सीड के के लिए लिए, प्रोवाइड की जाएगी लेकिन तो ज़्यादा नहीं है। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न हमें इनेबल कर सकते हैं। हाँ ऐसे और दिया हुआ इनकी जो इसको ये। लेबर कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वही फिर लेबर कॉस्ट के लिए भी इनको हाई इंसेंटिव देने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड विलेज लोकल बैंक जो होते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन इज मेडिकल इमरजेंसी है। सही बात है, मेडिकल इमरजेंसी हमने बात किया था कि कैसे एयर पोल्यूशन से हाइपरटेंशन भी होता है, बीपी से लेकर के इंसुलिन रेजिस्टेंस बन सकता है बॉडी। तो इसलिए हमें मल्टी डायमेंशनल एरियाज और सोल्यूशन चाहिए, जो हम लोग बात करते भी हमेशा आते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, ब्लू शॉट का बारे में बात किया, ऐसे हमने डिस्कस किया था इसको। तो वैसे बाकी पॉइंट्स तो ले चुके हैं। मतलब कि इतना पैसा अगर हम कोई इवेंट, एक इवेंट होस्ट करने में करोड़ ऑफ रुपीस स्पेंड कर रहे हैं, तो जो मतलब इमरजेंसी या जैसे बोला कि ये मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, तो इसके ऊपर पैसा स्पेंड करने में हम इतना क्यों सोचने में टाइम लगाते हैं? यहाँ पे तो इट इज अबाउट लाइव्स ऑफ द पीपल। नहीं तो मानसी, मेरा मेरा ऐसा इसमें कहना है कि, हाँ बोलो, उससे पहले आप बोलो। मेरा मानसी ये कहना है कि जो यहाँ पर बिहेवियर चेंज और एक जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ना, तो शॉर्ट टर्म में ना बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन होगा जो नॉर्मल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर ऑड इवन होता है तो इसी स्ट्रिक्ट कारण। एक्शन, हाँ ठीक है, आप हाँ जो फॉर बोल रहे हो हाँ, स्ट्रिक्ट इसलिए थोड़ा समय एक्शन। लगता है इसमें, और पॉलिटिकल विल है कि नहीं इस पर हाँ, तो डिपेंड करता लेकिन है। वही जो बात मैंने तो सही है आपका। बात करी, दो इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करने की कोशिश करी, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की नहीं ले मैं बोल रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए भी अगर आप बोल रहे हो कि इट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज, तो उसमें हम सोचने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जबकि ये हम नहीं बोल सकते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा, बट अदरवाइज अगर आप बहुत बड़े इवेंट्स होस्ट करने की बात करो, वहां पे आप एड्स के थ्रू भी आप क्या प्रमोट कर रहे हो, ड्रीम इलेवन प्रमोट कर रहे हो, तो दैट नीड्स टू बी सीन ना, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? प्रवेश आप बोलो फिर यस नेक्स्ट ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, वी कैन मूव। ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन नॉट येट राइप टू ट्रांसफॉर्म रुपीज इनटू द हार्ड करेंसी। तो ये कहते हैं क्यों ऐसा? तो फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक हार्ड करेंसी बनने के लिए कंट्री का एक सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, स्टेबल इन्फ्लेशन होना चाहिए, और एक बैलेंस ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट जब बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो उसे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म में दिक्कत होता है इन्वेस्टर के लिए। जैसे यूएस डॉलर है जो हार्ड करेंसी है, तो वैसे इंडिया को बनने में समय लगेगा। तो उसके तरफ में जा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं, मतलब इट विल टेक टाइम। तो उसी पे बात किया हुआ है। तो वाइडली यूज का इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस कैसे किया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा कि रुपी 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 और
जो लोकल करेंसी उसका ट्रेड किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल रशिया, जापान एक्सेट्रा। तीसरा बात कर सकते हैं यूपीआई को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। चौथा जो है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म आएगा, तभी जाके जो डॉलर का जो डोमिनेशन है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ऑल्टरनेटिव करेंसी से ब्रिक्स का फॉर्मुलेशन होने जा रहा है 1-2 साल के अंदर, तो इससे जाकर होगा। आपको मानसी ऐड करना है। नहीं ठीक है, सब पॉइंट्स कवर है। तो इसमें एक और दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट फूड सब्सिडी इज लाइकली टू बी इंक्रीज बाई 23,000 करोड़ बिकॉज ऑफ द फूड सब्सिडी इंक्रीज इन एमएसपी एंड अदर इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर। तो यूके फेमस है कुछ प्रोडक्ट के लिए, स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड में बनता है, स्टिल्टन चीज एंड सेडार चीज। सेडार होता है जो घिस के करते हैं, तो वो सेडार हो व्हील चीज। तो दोनों के बीच में आईपीआर का इशू चैलेंजेस भी है ट्रिप्स के अंडर में। ट्रिप्स रेगुलेट करता है और इंटरनेशनल बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, जिसमें वो रेगुलेट करता है जो भी आईपीआर इशू होता है वर्ल्ड वाइड। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन फॉर द जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो ट्रिप्स के रिगार्डिंग औशिक को एक रीसेंट एग्जांपल दोगे लास्ट मतलब 2 to 3 years में जो WTO में एक इशू चल रहा था अराउंड ट्रिप्स? जेनरिक मेडिसिन के अराउंड नहीं, कौन से? जेनरिक मेडिसिन नहीं। उसमें तो आईपीआर का इशू ही नहीं है ना, जेनरिक मेडिसिन में तो वो तो ब्रांडेड मेडिसिन में है। ट्रिप्स का आप बता। कोविड-19 वैक्सीन के अराउंड चल रहा था ना ट्रिप्स का इशू, हाँ कि हाँ हाँ। कंट्रीज को अवेलेबल होने चाहिए। इसमें आप प्रॉफिट सीकिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं कंटिन्यू कर सकते। हाँ ओके मानसी वी टेक है ना इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है। ओके, सो पहले वेट अ मिनट, हम मिनट स्टार्ट करते हैं। So, Pravesh, you can start from this topic. After the freeze, will we soon get a petrol price cut or not? Okay, so the global oil prices are not expected to shoot up into the winter despite the unstable geopolitical scenario and center netting buoyant tax revenue and global crude price banning. Mansi, what is you know netting buoyant tax revenue? सेंटर नेटिंग बायंट टैक्स रेवेन्यू मतलब कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी बायंट है, मतलब कि जितनी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में उसके प्रोपोर्शन में जो हमें टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो उसको हम बायंट बोलते हैं, बायंसी इन टैक्स कलेक्शन। Okay, सो गिवन दीज टू सिनेरियो, मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज्यादा हाइक नहीं होंगे गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है दैट इज अनस्टेबल राइट नाउ। सो वी कैन वी रियली होप फॉर बेसिकली cut in the petrol prices given we are also approaching the general elections? So uske around this is the discussion. So global prices, we have seen how they have oscillated, specifically high volatility definitely that is associated with the crude oil prices। Israel Palestine conflict की वजह से अभी recently हमने देखा था crude oil prices they crossed the $100 per barrel mark, and obviously because of the Russia Ukraine conflict this has created a kind of challenge for even the import dependent countries जिनका obviously the current account deficit has widened because of this। सो वाई हैव द पंप प्राइसेस नॉट चेंज, मतलब अगर इंटरनेशनल प्राइसेस के हमने अगर इंडिया में बात करें तो जो हमारे पेट्रोल और डीजल प्राइसेस है दे आर नाउ डायरेक्टली लिंक्ड विद द चेंजेस इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या क्रूड ऑयल। बट स्टिल अगर इंटरनेशनली अब हम बोल रहे हैं कि दे आर इन सच अ सिचुएशन की एक बेनाइन पोजिशन में है, दे आर नॉट मूविंग अप, उसके बाद भी इंडिया में जो पेट्रोल पंप्स पे प्राइसेस है उनमें हमें चेंज नहीं देखने को मिला है। सो 2010 और 14 में हमने
डीजल और पेट्रोल प्राइसेस डीरेगुलेट कर दिए थे, तो उसका मतलब यही था कि अर्लियर ये गवर्नमेंट इनके प्राइसेस को रेगुलेट करती थी, बट नाउ दे हैव बीन मार्केट लिंक, मतलब इंटरनेशनली मार्केट में जो प्राइसेस चेंज होंगे डायरेक्टली उनके साथ पेट्रोल और डीजल प्राइसेस आर नाउ मार्केट लिंक्ड. सो इन रियलिटी दैट हैज नॉट हैपेंड एक्चुअली, मतलब वी कैन से कि कंप्लीटली उसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाए हैं, डिस्पाइट डूइंग दिस थिंग इन 2010 फॉर पेट्रोल, और डीजल का हमने बाद में डीरेगुलेट किया था 2014 में. सो कंज्यूमर्स को अल्टीमेट बेनिफिट इसकी वजह से नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम इसको प्रॉपरली 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं सो फार. सो crude prices they have surged after COVID-19 also. Pump prices they did not move up either. So even COVID-19 के टाइम पीरियड में भी जब क्रूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, तो इंडिया में उतना प्रोपोर्शनेटली पंप प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए. तो ना तो वो इतना इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हमें, ना तो हमें वो फॉल होते हुए दिखाई दिए. सो जो करंट फ्रीज है प्राइसेस में, वो भी यही रिफ्लेक्ट करता है कि देर इज कॉन्टिन्यूअल एडजस्टमेंट इन द मार्जिन ऑफ द जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं. तो मार्जिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता है वो फिक्स्ड नहीं है. सो इवन दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो उसकी वजह से अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिल पाता अगर प्राइसेस Okay, इंटरनेशनली Oshik, फॉल हो रहे I हैं. have a question to you that in India, how many salt caverns or the underground facilities we have in numbers? How many we have to store the petrol? Strategic petrol To store the reserve. petrol, to store the reserves of the petrol. In numbers, how many we have? नंबर टन्स बता रहे, 25 मिलियन टन. No, no, no. I'm not asking the नहीं percentage. पता. I'm आप asking बता. just okay. So basically, we have only three facilities, underground facilities. One is located in the state of Andhra, that is in the Visakhapatnam, and one is in the Mangaluru and Paddur. So these two sites are in the Karnataka. So these two states having three particular locations, they are considered as uh, they are the sovereign. The central government is having the complete control over these underground caverns and these are the salt caverns. यहाँ से जो इनकी जो कवरेज होती है अंडरग्राउंड केव्स की, दैट इज कवर्ड विद द सोडियम. तो यहाँ पे प्रवेश एक और अपडेट है कि 3 more sites have been proposed for strategic oil reserves. So exactly we can look for the sites. So total approximately we are trying ki 6 functional sites if we have, so that again in Mansi, security or the secure. three which I have raised, I think they are the one. I mean, who are Those working नहीं, and they. नहीं, there are 3 more. There are 3 more apart from. Okay, ठीक है. so सो गवर्नमेंट कितना डिपेंडेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑयल रेवेन्यू के ऊपर कितना डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू और द इनकम दैट दे आर अर्निंग. सो बेसिकली गवर्नमेंट अर्न किन टूल्स के थ्रू अर्न करती है. सो ऑयल के ऊपर टैक्सेस है. ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या पेट्रोल और डीजल है अभी, दैट इज नॉट अंडर जीएसटी. सो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द रिफॉर्म, जो हम बोलते हैं कि ऑयल और मतलब पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लग जाना चाहिए. वो कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि प्राइसेस कम हो जाएंगे. सो गवर्नमेंट ड्यूटीज इम्पोज करती है, सेस इम्पोज करते हैं, ग्रीन सेस जो होता है, रॉयल्टीज चार्ज की जाती है, और वैल्यू एडेड टैक्स अभी स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टैक्सेस. सो and सेंटर I think that is डिविडेंड in भी the अर्न states, करती Mansi. है फ्रॉम दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. डिविडेंड इज ऑल्सो अर्नड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स भी by these oil marketing companies को जो income tax और corporate tax pay करना पड़ता है. So if we look into the figures, तो here we see center has earned rupees 4.3 trillion rupees, while जो states हैं they have made 3.5 trillion. So जो hike भी देखा जाता है, excess duties change करती रहती है government या VAT rates भी change होते रहते हैं. So revenue for the government it has increased by 30% between these two financial years. So this is showing increased dependence upon the oil revenue by the government. And petroleum में it is 17.5% center का revenue, states के लिए it is 15%. So you can add. प्रवेश आप क्या बोल रहे थे? No, actually, I was saying that VAT is, imposed by the state governments, so it is not used by the central government as a tool to earn the tax. हाँ, वो हमने बात करी कि हाँ सेंटर और स्टेट के लिए कितना वो डिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. ठीक है. सो quote of the day, this I think we have. So without doubt, the private industry will play a very important role, not only in enhancing our capability, but also in enhancing the productivity and production capabilities of the defense public sector undertaking PSUs जो हैं. So
बेसिकली यहाँ पे पीपीपी पार्टनरशिप्स की बात हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स दैट कैन इनेबल इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, and again that is important for our security. Now we can move on to the Financial Express newspaper. So Pravesh, you can start. So the very first topic we have about the GST, and that is the GST net whiting for real estate companies. So we are going to see that how the GST will be borne by the real estate companies on some higher prices. Actually, yeah, you have to enlarge the screen. It is okay. Thank you. So what we can learn about is the GST intelligence and DGGI. These are some institutional informations, and it finds a taxable amount that is 18% GST slab for most of the services in the real estate sectors. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो there are issues like operational strategies, cash management, JV arrangements. उसके बाद we have 50-50 joint ventures between the real estate companies where the 7 to 8% management fees are also levied by the GST authorities. ठीक है, So इतने yeah, this much जीएसटी नेट वाइडन हो सकता है बाय रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर, और दे कैन increase their share in terms of GST. You can take this up. Internet of Okay, Things so क्या होता है? information technology stack on ये मान lines of ले तो प्रवेश, okay, okay, okay. जैसे हम लोग डिजिटल स्टैक का बात करते हैं, एग्री स्टैक का बात करते हैं। स्टैक है क्या यहाँ पर? स्टैक इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अ स्पेसिफिक फील्ड। एग्री स्टैक में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होगा वो एक जगह इकट्ठा रहेगा, और ताकि लोग जो भी है इसको यूज कर सके। वैसे ही IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टैक, इट इज ओपन सोर्स टूल। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है प्रवेश? Open source means anyone can access them. हाँ, नहीं, एक्सेस तो वो तो सबको ही कर सकता है, लेकिन ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि उसका जो एल्गोरिदम है ना, उसका कोई आईपीआर नहीं का इशू नहीं होगा, कोई भी उसके हिसाब से बना सकता है। जैसे हाँ, फॉर उसमें एग्जांपल हाँ, हाँ, कुछ लाइक ऐसे इश्यूज भी होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए इट इज ओपन टू द टेक्नीशियंस, लाइक जो हाँ, हैकाथॉन्स भी किए जाते हैं, सो सिमिलर थिंग्स आर डन। हाँ। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टैक, इट इज क्रिएटेड फॉर द इकोसिस्टम ऑफ कनेक्टेड डिवाइस एंड डेटा स्टोरेज। स्टोरेज इंपॉर्टेंट होता है, कनेक्टेड डिवाइस इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी एक ब्रॉडर जो डेटा फिड्यूशरी कंपनीज हो गया, या फिर डेटा स्टोरेज जैसे नोएडा में खुलने वाला है, तो हर जन को कैसे जोड़े, उसके लिए IoT स्टैक बनाया जाएगा। IoT है क्या? इट इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, होम अप्लायंस, गीजर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, हेयर, जैसे प्रवेश ने कहा हेलमेट पहले, उसमें कि मोबाइल फोन में कनेक्ट रहेगा हेलमेट, जैसे ही गाड़ी स्पीड चलेगा तो हेलमेट में गाना बजने लगेगा। तो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एक पार्ट है। तो कैसे कनेक्ट होगा? तो गूगल क्लाउड से कनेक्ट होगा, अमेजन वेब सर्विस से कनेक्ट होगा। तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, डिवाइस चाहिए, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे इसलिए इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो अलग से बनाया जा रहा है IoT स्टैक। तो DG स्टैक, एग्री स्टैक, IoT स्टैक, इसको यूज कर सकते हैं डिजिटल सर्विस ऑन गवर्नेंस के। So our finance minister is speaking about a scheme that is the PM Mudra Yojana, and she is saying that the important aspect of the scheme is that women who are running small businesses can approach the banks for the credit, and by receiving the loans, so basically this is the crux of the PM Mudra scheme, where the priority has been given to the women self-employers, who can avail the credit facilities on the subsidized rate from the banks without, I think, the collateral. And food subsidy outlay likely to rise 7% to 2.3 trillion, and this is an implication of the COVID-19 post, um, I think, inflation in the economy, and the, as Mansi always says, that without employment growth we are witnessing in India. So these are some implications of that, and obviously we are focusing on the food security and then poverty, hunger, malnutrition under the HDI programs. Then we have Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, which was started during the COVID time frame I think in the year 2020, where the free grains were free grain scheme. That is, the NFSA was collaborated under this scheme.
सो इस स्कीम्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज थे, एक आपको क्रेडिट मिल सकता है और दूसरा आपको फ्री में राशन मिल सकता है। क्रेडिट से आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो, अपना घर बना सकते हो, अपना रोजगार चला सकते हो, और फ्री ग्रेन से आप अपना पेट भर सकते हो। तो दीज टू प्रवेश इसके स्कीम्स अंडर वर क्रेडिट अमेलगेटेड। क्रेडिट भी मिल रहा था। दिस इज गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न योजना तो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हो रहे नो, थे 5। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मानसी, दैट इज वन थिंग। गरीब एंड कल्याण योजना, ठीक अन्न है। योजना was amalgamated by incorporating the features of the NFSA. ठीक है। और जो करंट ये अभी हम देख रहे हैं कि दी फूड सब्सिडी माइट इंक्रीज, तो उसके पीछे रीजन है जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमएसपी हाइक्स अनाउंस करी है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो प्रवेश ने बोले। Yes. दी आर ऑल्सो द रीजन, बट दिस ऑल्सो फॉर्म्स वन ऑफ द रीजन। एंड अगेन बिकॉज Also, rice. उनकी वजह Yes. से भी वी हैव बीन सीइंग शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, सो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। Okay. So rice stocks likely to surge to twice the buffer limit. So we are seeing that the cereals like wheat and rice are always in the buffer stock. मंडियों में सड़ जाते हैं। जो हमारी एफपीएस शॉप्स हैं वहां पर भी मतलब खूब होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी जाती है, उसके बाद भी हमारा जो बफर स्टॉक है वो कहीं ना कहीं बहुत रहता है। तो इसके लिए मानसी आप क्या कहेंगे कि मतलब हम क्या ऐसे दो या तीन स्टेप करें जिसे बफर लिमिट, क्योंकि तेलंगाना जैसे स्टेट्स है वो भी कहते हैं कि हमारा आपने चावल नहीं लिया, एंड देन स्टार्ट द रीजनल पेट्रियोटिज्म इन द स्टेट। अभी राइट नाउ तो ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि हमने राइस एक्सपोर्ट बैन इसीलिए लगाए थे, क्योंकि फर्स्ट वी हैड टू इंश्योर कि डोमेस्टिक अवेलेबल होना चाहिए हमारा एडिक्वेट सप्लाई। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द करंट स्पाइक। और जो गवर्नमेंट ओपन मार्केट सेल स्कीम होती है और जो ओपन प्रोक्योरमेंट करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कितना अमाउंट प्रोक्योर करेगी। सो दिस इज वन थिंग। अब यहाँ पे आपने जो बोला जो वेस्टेज के अराउंड वी आर सीइंग की मोर देन अगर हमारा जो बफर लिमिट है, सो फॉर दैट what is important is the availability and investments in the cold storage systems. Plus when we even talk about the supply chain within India, so that needs to be made robust. So uske liye again these two things go in synergy, yeah, in tandem when we talk about cold storage and the seamless as I said ki supply chain honi chahiye. आई So थिंक आई थिंक wastage अपेडा लेड। एंड या अगेन जो अमाउंट है इवन इफ लाइक जो एक्स्ट्रा है बफर स्टॉक से भी ज्यादा है वो हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या इवन बायोफ्यूल प्रोडक्शन में उसको यूज कर सकते हैं, लाइक शुगर केन यस। के केस में हम कर रहे हैं फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। Yes. And apart from that, the APEDA-led trucks which we see today under the new scheme led by the Prime Minister, where the floor of the wheat is distributed on the subsidized rate to the people. So similar kind of thing should be done in the southern states and the eastern states where the intake of rice is very much on the higher scale. ठीक है। Then GI products की हम बात कर चुके हैं, that this is coming under the FTA discussions between the India and UK, where the British GI products, including the beverage like Scotch whisky, Chilton cheese, Cheddar cheese, and UK is demanding that they should be provided GI tags over them and it should be respected under the FTA talks. Then stack we have talked about, and India must protect autonomy post IPEF deal, says GTRI. So what is IPEF deal? So basically it's the Indo-Pacific Economic Framework for the Prosperity, an agreement to increase and robust the supply chains, and India has taken a decision to stay out of the trade pillar, which focus on digital trade, labor, and other sectors within the broad strategy of supply chains. And ASEAN countries are also यहाँ पे having a यही है stance that प्रवेश। हाँ प्रवेश, यही है कि जो हमने पहले आरसेप साइन नहीं किया था वहां पे भी सिमिलर कंसर्न्स थे, इसलिए वी डिडंट गो फॉर साइनिंग विद द आरसेप। तो यहाँ पे यही है कि सिंस हमने इस डील को अग्री कर लिया, वी हैव साइन दैट अग्रीमेंट, तो इंडिया के लिए अपनी ऑटोनॉमी स्टिल मेंटेन करना इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द डिसीजन, सो दैट वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, वो हमारे लिए मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है डिस्पाइट साइनिंग दिस अग्रीमेंट, because it is around strengthening the supply chains, clean and fair economy. So that would be important. so what were the issues, Mansi, why because of which we didn't join the RCEP? RCEP One में is a date. मेन इशू था एग्रीकल्चर सेक्टर के अराउंड की एग्रीकल्चर सेक्टर और फ्री ट्रेड अगर प्रमोट होगा तो इंडिया की जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक सेक्टर है, दैट इज नॉट कॉम्पिटिटिव राइट नाउ कि हम फ्री गुड्स का इंपोर्ट कर सके, बिकॉज वो जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं या इवन फार्मर्स हैं उनके इम्पैक्ट को वो मतलब उनके वेलफेयर को वो इम्पैक्ट करेगा।
So that was the main reason of not going ahead with RCEP. Okay. So financial technology companies will see a crush by the regulatory authorities in terms of loan disbursement, and many NBFCs have partnered with financial technology companies or lending service to provide for the retail loans, and they have seen the higher risk weights for the bank credit when the amount is going to them. And NBFC may demand a higher default loss guarantee from fintech partners for digital loans. So we are seeing that how the loans are promoted digitally also, and lenders may now be compelled to increase the interest rate on loans which will be on demand. And Prerna can take later on the CIBIL, so she can add on what are the composition of this. So कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो केसेस है उसमें हमें ड्रिप देखने को मतलब या ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी केसेस के लिए हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी अंडर दी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, and this agency which is called IBBI, which was started by 2016, and I think it is located in the I think in Delhi or in Hyderabad probably, so anyone can ensure this. अगर हम बात करते हैं कि एडमिटेड केस, तो जो हाईएस्ट केस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के हैं, फिर रियल एस्टेट, फिर कंस्ट्रक्शन और आखिरी में रिटेल एंड होलसेल ट्रेड के। लिक्विडेशन इसमें होता है, और बेसिकली एक लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम अंडर विच द लिक्विडेशन इज डन, एंड जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनका जो शेयर होता है वो दिया जाता है इन केस ऑफ लिक्विडेशन एंड डेरिवेटिव्स आल्सो। So the corporate India has leveraged balance sheets and been cautious about trading debt, or basically insolvency of companies is considered as a regulatory step towards making the financial sector robust. तो ये हम बात कर चुके हैं IPF सप्लाई चेन डील जो है, एंड इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है डिस्पाइट साइनिंग दिस। Okay, now, okay, next part we will continue with the Hindi newspaper.